असमानता रिपोर्ट। वैश्विक असमानता। G20 के स्वतंत्र विशेषज्ञों की उच्च समिति का दावा है कि 2000 के बाद भारत की शीर्ष 1% लोग या 62% की वृद्धि है। आम में 62% रिपोर्ट डेटा तथा G20 के दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्ष कार्यालय द्वारा कमीशन किया गया है। उद्देश्य वैश्विक स्तर पर संपत्ति के संकेंद्रण की प्रवृत्ति तथा उनके सामाजिक एवं राजनीतिक पर्यावरणीय प्रभावों को रेखांकित करता है। रिपोर्ट का प्रमुख निष्कर्ष है कि वैश्विक प्रवृत्ति विश्व में शीर्ष 1% लोगों के पास अब कुल वैश्विक संपत्ति का 41% है, जबकि निचले 50% के पास कुल आय का केवल मात्र 1% ही प्राप्त होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत में वर्ष 2003 से 2023 के बीच शीर्ष 1% वर्ग की संपत्ति हिस्सेदारी बढ़कर 65% हो गई है, जबकि चीन में 54% रही। तुलनात्मक दृष्टि यूएसए में भी संपत्ति संकेंद्रण में वृद्धि देखी गई है, जहां 1980 में के बाद से शीर्ष 1% की हिस्सेदारी 5% की वृद्धि हुई है। व्यापक प्रभाव असमानता में वृद्धि का लोकतांत्रिक पतन से है, तथा यह अरबों लोगों के लिए भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सीमित करता है। अनुशंसाएं। रिपोर्ट में G20 देशों से आय एवं संपत्ति असमानताओं से निपटने हेतु समन्वित प्रयासों का नेतृत्व करने का आग्रह किया है। हिंदू विकास दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदू विकास दर का अंकन भारत को स्वाभाविक रूप से कम उत्पादक बताने वाला गलत चित्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि उदारीकरण से पूर्व और बाद में सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि के प्रमाण है। हिंदू विकास दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्री राजकृष्ण द्वारा 1982 में किया गया था। इसका आशय 1950 के दशक से 1970 के दशक के उत्तरार्ध तक भारत की लगभग 3 से लेकर 3.5% की धीमी GDP को अंकित करना था। इसका संरचनात्मक आर्थिक सुविधाओं को उजागर करने हेतु किया गया था, न कि किसी धार्मिक पहचान या संस्कृति के संदर्भ में। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों से भारत की आर्थिक वृद्धि निम्न एवं स्थिर बनी रही, जबकि प्रति व्यक्ति आय की औसत वृद्धि लगभग 1.3% रही। हिंदू विकास दर की मुख्य विशेषताओं में निम्न एवं स्थिर वृद्धि दर। 1956 से 1975 के दौरान भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 3.4% रही, जिसमें युद्ध या संघर्ष या राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद अत्यंत कम परिवर्तन देखा गया। उच्च जनसंख्या वृद्धि। नेहरू शासनकाल में जनसंख्या लगभग 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही थी, जिसमें प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि घटकर लगभग 1.9% रह गई और वास्तविक आर्थिक प्रगति मंद हो गई। लाइसेंस परमिट, राज्य उत्पादन, आयात और निजी निवेश पर कठोर नियंत्रण में प्रतिस्पर्धा को सीमित किया तथा उत्पादकता को निम्न स्तर पर बनाए रखा। प्रतिनिधित्व करने वाली आर्थिक संरचना राज्य प्रधान अंतर्मुखी अर्थव्यवस्था, जिसमें इस्पात, विद्युत, परिवहन और कमीशन जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों की प्रमुख भूमिका रही है। उच्च शुल्क एवं कोटा आधारित आयात प्रतिस्थापन मॉडल, जिसमें घरेलू उद्योग को संरक्षण तो प्रदान किया गया, किंतु नवाचार एवं निर्यात प्रतिस्पर्धा को भी सीमित कर दिया गया। सीमित बाजार प्रोत्साहन, जिसके कारण औद्योगिक विस्तार और एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन की गति धीमी रही। सहकारिता। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने महाराष्ट्र के मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष IYC 2025 का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रारंभ किया गया। घोषणा की तिथि 19 जून 2024 को। विषय सहकारी समितियां एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। उद्देश्य जन जागरूकता, विस्तार, सतत विकास
सतत विकास में सहकारिता की भूमिका। वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा। सहकारिताओं हेतु उद्यमशील परिवर्तन का निर्माण। अनुकूलन ढांचे का समर्थन। अनुकूलन विधिक एवं नीतिगत वातावरण। नेतृत्व प्रेरणा। उद्देश्यपरक नेतृत्व एवं युवाओं की सहकारिता में भागीदारी। सहकारिता सिद्धांत में सामुदायिक चिंता, स्वैच्छिक सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सहकारिताओं के मध्य सहयोग, सामुदायिक चिंता। श्रोडिंगर अर्थव्यवस्था। भारत में जीडीपी आंकड़े एक विरोधाभास को दर्शाते हैं। एक और वास्तविक जीडीपी में व्यापक वृद्धि, वहीं दूसरी ओर नाममात्र जीडीपी में तीव्र मंदी, जिसे एक ऐसी श्रोडिंगर अर्थव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है जो एक साथ सशक्त और कमजोर दोनों दिखाई देती है। श्रोडिंगर अर्थव्यवस्था उस स्थिति को दर्शाती है जहां अर्थव्यवस्था एक साथ कमजोर, मंदी एवं सशक्त विकास प्रतीत होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे क्वांटम भौतिकी में श्रोडिंगर की बिल्ली जो आकलन तक जीवित एवं मृत दोनों मानी जाती है। यह उदाहरण परस्पर विरोधी आर्थिक संकेतों जैसे वास्तविक और नाममात्र वृद्धि के बीच अंतर को रेखांकित करती है। शब्द की उत्पत्ति या संकल्पना। भौतिक विज्ञानी एरविन श्रोडिंगर के प्रसिद्ध विचार श्रोडिंगर की बिल्ली, श्रोडिंगर्स कैट से प्रेरित है, जिसमें किसी प्रणाली की स्थिति अवलोकन से पूर्व अनिश्चित रहती है। मूल अवधारणा विरोधाभास। वास्तविक जीडीपी समृद्धि, मुद्रास्फीति, समायोजित उत्पादन के साथ निम्न नाममात्र जीडीपी समृद्धि, मूल्य आधारित उत्पादन का सह-अस्तित्व। कारण मुद्रास्फीति में गिरावट अथवा अपस्फीति प्रवृत्ति मूल्य वृद्धि को सीमित कर देती है। कारण है मुद्रास्फीति में गिरावट या अपस्फीति प्रवृत्तियां मूल्य वृद्धि को सीमित कर देती हैं। अपस्फीति प्रवृत्तियां मूल्य वृद्धि को सीमित कर देती हैं, जिससे नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर कम प्रतीत होती है, जबकि वास्तविक उत्पादन में उल्लेखनीय विस्तार बना रहता है, जिससे दोनों संकेतकों के मध्य विसंगति उत्पन्न होती है। व्याख्या में देखें तो जिस प्रकार श्रोडिंगर की बिल्ली अवलोकन से पूर्व एक साथ जीवित एवं मृत मानी जाती है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था की एक साथ तेजी से वास्तविक रूप से और मंदी में नाममात्र रूप से दोनों प्रतीत होती है। शक्ति स्कॉलर्स युवा अनुसंधान फेलोशिप। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने भारतीय महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों तथा नीति उन्मुख अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु शक्ति स्कॉलर्स NCW युवा अनुसंधान स्कॉलरशिप का शुभारंभ किया है। शक्ति युवा अनुसंधान फेलोशिप साक्ष्य आधारित एवं बहुविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देना जो नीति निर्माण को सूचित कर सके, महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा, सशक्तिकरण संबंधी प्रयासों में सुदृढ़ बना सके। मानदंड 16 फेलोशिप 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। आवेदकों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर अथवा उच्च स्तरीय अनुसंधान उपाधि प्राप्त कर रहे या पूर्ण कर चुके अभ्यर्थी भी को वरीयता दी जाएगी। स्वतंत्र शोधकर्ता इसके हैं जिसके पास प्रमाणित अनुसंधान है भी पात्र होंगे। विधि सहायता चयनित विद्यार्थी को 1 लाख की अनुसंधान अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। अनुदान किस्तों में जारी किया जाएगा जो अनुसंधान कार्य की प्रगति से संबंधित है। अवधि फेलोशिप की कुल अवधि 6 माह निर्धारित की गई है। बैंकिंग और मौद्रिक नीति भुगतान प्रणाली ट्रेजरी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा ट्रेजरी बिल जारी किए जाने के लिए कैलेंडर सूचित किया है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2023-24 जनवरी से मार्च के दौरान 3.94 लाख करोड़ की राशि ट्रेजरी बिलों के माध्यम से उधार लेगी।
ट्रेजरी बिल टी बिल्स के लिए एक त्वरित मार्गदर्शिका प्रकार में 91 दिवसीय, 182 दिवसीय, 364 दिवसीय लाभ, सरकार द्वारा समर्थित अल्पकालिक अत्यधिक तरल विशेषताएं, शून्य कूपन छूट पर जारी किए जाते हैं, सुरक्षित निवेश होता है। कहाँ से खरीदें? आरबीआई रिटेल, डायरेक्ट बैंक, ब्रोकर से खरीदें। ट्रेजरी बिल अल्पकालिक शून्य कूपन सरकारी प्रतिभूतियां रियायती मूल्य पर जारी की जाती हैं और परिपक्वता पर मूलधन पर भुगतान किया जाता है। भारत में ट्रेजरी बिल की शुरुआत 1917 में की गई थी। उद्देश्य सरकार का द्वारा अल्पकालिक निधियों की व्यवस्था हेतु बैंकों द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आरबीआई के साथ रेपो लेनदेन के लिए संपार्श्विक कोलेटरल के रूप में स्वीकार होता है। पात्रता व्यक्ति, न्यास संस्थान तथा बैंक ट्रेजरी बिलों के में निवेश कर सकते हैं। वित्तीय प्रणाली में भूमिका, वित्तीय प्रणाली के भीतर तरलता प्रबंधन एवं अल्पकालिक निधि व्यवस्था के लिए प्रमुख साधन है। खुले बाजार परिचालन ओएमओ भूमिका, ट्रेजरी बिलों की बिक्री, अधिशेष तरलता का अवशोषण, ट्रेजरी बिलों की खरीद, तरलता का संचार, निर्गम एश्योरेंस तंत्र, आरबीआई का संयोजित नियमित नीलामियों के माध्यम से जारी सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रतिभूतियां केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी विक्रय योग्य ऋण साधन है, जिसका उपयोग राजकोषीय घाटे के प्रबंधन हेतु किया जाता है। प्रकार में अल्पकालिक ट्रेजरी बिल 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन की परिपक्वता अवधि। दीर्घकालिक में सरकारी बॉन्ड अथवा दिनांकित प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है। ऋण जमा अनुपात, भारत में बैंकों ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में मजबूत ऋण वृद्धि दर्ज की है जो जमा वृद्धि डिपॉजिट ग्रोथ से अधिक रही है। इसके कारण क्रेडिट डिपॉजिट सीडी अनुपात में मजबूती वृद्धि आई है। सीडी अनुपात 15 दिसंबर 2025 तक ऋण जमा अनुपात 81.6% की रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सीडी उच्च अनुपात 15 दिसंबर 2025 तक ऋण जमा अनुपात 81.6% के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ऋण जमा अनुपात अंतराल, ऋण विस्तार की गति जमा वृद्धि की तुलना में लगातार तीव्र बनी रही है। वृद्धि के चालक में ऋण में इस उछाल को रेपो दर में 125 आधार अंकों की कटौती, जीएसटी दरों में कमी और त्योहारों के समय मजबूत मांग से बल मिला। सीडी अनुपात क्यों महत्वपूर्ण है? सीडी अनुपात दर्शाता है कि बैंक के पास मौजूद जमा राशि के हिस्से के रूप में कितने ऋण दिए गए हैं। कम सीडी अनुपात का अर्थ है कि जमा वृद्धि की तुलना में क्रेडिट वृद्धि धीमी है। कम सीडी अनुपात ऋण वृद्धि धीमी है और उसके विपरीत 18 जून 2021 को भारतीय बैंकों में सीडी अनुपात 70.86%, जो अत्यंत कम था। प्रभाव क्या हो? बढ़ा हुआ सीडी अनुपात बैंकों के लिए तरलता प्रबंधन की चुनौतियों को रेखांकित करता है, विशेष रूप से उच्च ब्याज दर वाले वातावरण में। ऋण जमा अनुपात सीडी रेशियो एक वित्तीय मापन है जो कुल ऋण एवं कुल जमा की तुलना में बैंक तरलता एवं दक्षता को दर्शाता है कि जमा का कितना भाग ऋण के रूप में प्रयोग किया गया है। अनुपात कुल अधिशेष बाटी कुल ऋण गुणे 100। उदाहरण के लिए 80% के सीडी अनुपात का अर्थ है कि जमा की गई राशि का 80% हिस्सा ऋण के रूप में दिया जा चुका है। निम्न ऋण जमा अनुपात जमा वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत कम ऋण वृद्धि निधियों का अनुपात अत्यंत अपर्याप्त उपयोग का संकेत देता है। उच्च ऋण जमा अनुपात धीमी जमा वृद्धि के परिवेश में ऋण की प्रबल मांग को दर्शाता है। संभावित तरलता दबाव निर्देश है आरबीआई द्वारा और इसके लिए विशिष्ट बेंचमार्क निर्धारित नहीं किया गया है। बैंक तरलता आवश्यकताओं एवं लाभप्रदाता के आधार पर इस अनुपात का प्रबंधन कर सकते हैं। भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी, केंद्र सरकार द्वारा भुगतान नियामक बोर्ड 2025 को अधिसूचित किया गया है।
आरबीआई ने हाल ही में 6 सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड पीआरबी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करेंगे। इसका प्रस्ताव आरबीआई वाटल समिति 2017 द्वारा किया गया था। आरबीआई द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती भुगतान एवं निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड बीपीएसएस का स्थान लेगा। भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी पदेन अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होंगे। पदेन सदस्य में भुगतान निपटान प्रणाली के प्रभारी उप गवर्नर एवं कार्यकारी निदेशक होंगे। सरकारी नामित सदस्य में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य होंगे। स्थायी आमंत्रण आरबीआई के प्रधान विधिक सलाहकार आवश्यकता अनुसार आरबीआई विशेषज्ञों को स्थायी या अस्थायी आमंत्रण कर सकता है। बोर्ड के सदस्य 70 वर्ष से कम आयु के होने चाहिए तथा उनके पास विधिक भूमिका या हितों का टकराव संबंधी भूमिकाएं नहीं होनी चाहिए। सहायता आरबीआई का भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग डीपीएसएस वैधानिक ढांचा यह संरचना भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 3 के अनुरूप है। शासन व्यवस्था कोई भी बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होगी। निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। मतभेद की स्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उप गवर्नर का मत निर्णायक होगा। भूमिका एवं कार्य में सभी भुगतान प्रणालियां इलेक्ट्रॉनिक एवं गैर इलेक्ट्रॉनिक घरेलू एवं सीमा पार का विनियमन एवं पर्यवेक्षण पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करना। कार्य प्रत्यायोजन शक्तियाँ पीआरबी अपने कार्यों को उपसमितियों एवं आरबीआई अधिकारियों को प्रत्यायोजित करती है। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियों एवं प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट। हाल ही में आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग की प्रगति पर रिपोर्ट 2023-24 जारी की है। बैंकिंग प्रवृत्ति पर रिपोर्ट 2023-24 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एससीबी ऋण वृद्धि एवं लाभप्रदाता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने लगातार 6 वर्ष लाभप्रदाता में सुधार दर्ज किया है। परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जीएनपीए घटकर 13 वर्ष के न्यूनतम स्तर 2.5% तक पर पहुंच गया है। सितंबर 2024 तक सुदृढ़ पूंजी अनुपात जोखिम भारित परिसंपत्ति के सापेक्ष पूंजी अनुपात CRAR 16.8% रहा। विनियामकी न्यूनतम 9%, बेसल 3 मानदंड 8% अनिवार्य करते हैं। CAR 16.8% रहा। न्यूनतम स्तर 9 है। बेसल मानदंड 8% अनिवार्य करते हैं। शहरी सहकारी बैंक भुगतान संतुलन का विस्तार हुआ है तथा परिसंपत्ति गुणवत्ता में तीसरे लगातार वर्ष में सुधार दर्ज किए गए हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी ने 2 बैंकों की ऋण वृद्धि दर्ज की है तथा उसका सकल एनपीए सितंबर 2024 तक घटकर 3.4% हो गया है। एनबीएफसी का एनपीए 3.4% हो गया है। प्रौद्योगिकी प्रगति लघु व्यवसायों एवं व्यक्तियों के लिए ऋण पहुंच में सुधार हेतु एकीकृत ऋण इंटरफेस यूएलआई तथा ओपन क्रेडिट डेवलपमेंट नेटवर्क OCEN की शुरुआत की है। वित्तीय समावेशन की रणनीति NSFI 2025 से 30 का उद्देश्य वित्तीय समावेशन का विस्तार एवं उभरती चुनौतियों का समाधान है। भारतीय बैंकिंग उद्योग का विकास में चरण 1 में पूर्व राष्ट्रीयकरण चरण में 3 संयुक्त स्टॉक बैंकों के साथ संस्थागत बैंकिंग की शुरुआत हुई। परिवर्तन क्या हुआ? संयुक्त स्टॉक बैंक कंपनियों की स्थापना, जमा बैंकिंग और बैंक शाखाओं की शुरुआत, प्रेसिडेंसी बैंक और अन्य स्टॉक बैंकों का निर्माण, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की नींव पड़ी। इंपीरियल बैंक और 20 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण चरण 2 में राष्ट्रीयकरण एवं समेकन काल में हुआ। इसमें इंपीरियल बैंक के स्थान पर स्टेट बैंक का गठन किया। 20 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का 2 चरणों में राष्ट्रीयकरण किया। निर्देशित क्रेडिट कार्यों की वृद्धि, सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत की।
चरण 3 में नर्सिंग समिति की सिफारिश को स्वीकार किया। सावधानीपूर्वक नियमों में व्यापक परिवर्तन, ब्याज दरों का उदारीकरण, संसाधनों का वैधानिक आरक्षण में सरलता, अधिक निजी क्षेत्र अभिकर्ताओं का प्रवेश, प्रणाली का समग्र रूप से सुदृढ़ीकरण। चरण 4 विस्तारित उदारीकरण अवधि में बैंकिंग क्षेत्र की एफडीआई विस्तार, उदारीकरण की रोडमैप। बैंकिंग क्षेत्र के लिए एफडीआई 50% से बढ़ा 70% की विदेशी बैंकों को शामिल करने के लिए रोडमैप घोषित। अधिक उदार शाखा लाइसेंसिंग नीति अपनाई गई। चरण 4 जारी किया गया, जिसमें अधिक उदारीकरण की उम्मीद की अतिरिक्त विधि समावेशन की राष्ट्रीय रणनीति NSF 2025-30 भारत में न्यायसंगत एवं भविष्य तत्पर वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय रोडमैप प्रदान करती है। NSF 2019 से 24 की उपलब्धियों पर आधारित है। केवल पहुंच से आगे बढ़कर वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता एवं प्रभावी उपयोग पर केंद्रित है। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच, वित्तीय सेवाओं को प्राप्त करना, रोजगार एवं कौशल विकास तक पहुंच, वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा, ग्राहक संरक्षण एवं शिकायत निवारण, प्रभावी समन्वय, जारीकर्ता अवलोकन करें तो वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC की उप समिति द्वारा अवलोकन किया जाता है। RBI गवर्नर जारी करता है इसे। प्रकृति यही राष्ट्रीय ढांचा है जिसमें 5 रणनीतिक उद्देश्य, 5 ज्योति एवं 47 कार्य बिंदु शामिल हैं। वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति में 5C दृष्टिकोण, सामग्री, क्षमता, संचार, सामुदायिक भागीदारी, सहयोग, मुख्य 5 ज्योति, पहुंच एवं उपयोग, परिवारों एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए न्यायसंगत, उत्तरदायी, संयुक्त एवं वहनीय वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता एवं उपयोग का समावेशन, आधारित समावेशन हेतु लैंगिक संवेदनशीलता, महिला नेतृत्व और समावेशन हेतु लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण, वंचित एवं संवेदनशील वर्गों के लिए विभेदित रणनीति, आजीविका से संबंधित क्षमता, वित्तीय समावेशन को आजीविका, कौशल विकास, सहायक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ समन्वित करना। वित्तीय शिक्षा में वित्तीय साक्षरता के माध्यम से अनुशासित एवं सूचित वित्तीय व्यवहार को बढ़ावा देना है। उपभोक्ता संरक्षण, सेवाओं की गुणवत्ता, विश्वसनीयता, शिकायत निवारण एवं ग्राहक संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करना। महत्व क्या है? डिजिटल वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना, परिवारों को वित्तीय प्रत्यास्था को बढ़ावा देना, औपचारिक वित्तीय प्रणाली में सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन प्रदान करना है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां ARCS हेतु संशोधित दिशा निर्देश। RBI परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी निर्देश 2024 के माध्यम से परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों ARC के लिए दिशा निर्देश संशोधन किया है। संशोधित दिशा निर्देश में ARC को एकमुश्त समझौते OTS के लिए पात्रता मानदंड, अनुमेय न्याय, अनुमेय त्याग तथा प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य निर्धारण पद्धति को सम्मिलित करते हुए बोर्ड अनुमोदन नीति अपनानी होगी। समझौतों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब सभी वसूली विकल्प समाप्त हो चुके हों तथा ये सर्वोत्तम विकल्प उपलब्ध हो। स्वतंत्र सलाहकार समिति IAC 1 करोड़ से अधिक देयता वाले खातों के मामले में निपटान प्रस्ताव का परीक्षण स्वतंत्र परामर्श समिति द्वारा किया जाएगा। धोखाधड़ी एवं जानबूझकर चूक, विलफुल डिफ़ॉल्ट वाले खाते, ऐसे मामलों में भी ARC द्वारा समझौते किए जाते हैं, बशर्ते विधिक कार्यवाही अप्रभावित रहे। ARC लेनदेन संरचना, ARC ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां ARC ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो गैर बैंकिंग वित्तीय संपत्तियों NPA अथवा संकटग्रस्त ऋणों के अधिग्रहण एवं समावेशन
समावेशन में विशेषज्ञता रखती हैं तथा भारत में वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हेतु प्रवर्तन सारफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत विनियमन न्यायसंगत प्रथाओं एवं प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु आरबीआई द्वारा विनियमन परिचालन क्षेत्र ऋण पुनर्संरचना प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन एवं परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से बकाया की वसूली। ARC का उदाहरण में ARCIL 2002 भारत की पहली परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एडेलवाइस ARC 2008 में 45,000 करोड़ से अधिक की संकटग्रस्त परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए जाना जाता है। बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग DFS ने नई दिल्ली में पुनर्रचित ई नीलामी पोर्टल बैंकनेट का शुभारंभ किया है। बैंकनेट के बारे में देखें तो अवलोकन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को परिसंपत्तियों की नीलामी हेतु एकीकृत मंच है। बैंकनेट यह संकटग्रस्त परिसंपत्तियों से संबंधित सूचनाओं का समेकन कर पारदर्शिता एवं दल वसूली प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। जारीकर्ता सेवा वित्तीय सेवा विभाग DFS वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर NPA की प्राप्ति में सुधार करना, बैंकों के भुगतान संतुलन में सुदृढ़ करना, ऋण उपलब्धता में वृद्धि करना, संकटग्रस्त परिसंपत्ति की मूल्य प्राप्ति तथा विनिवेशक विश्वास को सुदृढ़ करना। प्रमुख विशेषताओं में पूर्व नीलामी एवं पश्चात नीलामी प्रक्रिया मिले एकल पोर्टल, एकीकृत पेमेंट गेटवे का KYC उपकरण, सूक्ष्म सेवा आधारित अवसंरचना तथा ओपन API वेब विश्लेषण एवं MIS रिपोर्ट्स हेतु डेटा डैशबोर्ड समर्पित हेल्प डेस्क एवं कॉल सेंटर। ग्रीन क्रिप्टो माइनिंग हिमालयी राष्ट्र भूटान अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन हेतु जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके ग्रीन क्रिप्टो करेंसी के खनन एवं उपयोग मार्ग की खोज कर रहा है। ग्रीन क्रिप्टो करेंसी ऐसी डिजिटल मुद्रा जिसका माइनिंग कार्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे विद्युत, सौर, पवन ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है, न कि जीवाश्म ईंधनों पर आधारित ऊर्जा से। क्रिप्टो माइनिंग से संबंधित कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाना है। भूटान की रणनीति भूटान 100% जल विद्युत पर निर्भर है। भूटान अपनी अतिरिक्त जल विद्युत क्षमता का उपयोग सुपर कंप्यूटिंग अवसंरचना के माध्यम से क्रिप्टो माइनिंग के लिए करता है। भूटान में जल विद्युत से माइन किया गया प्रत्येक क्रिप्टो कॉइन अन्य देशों में जीवाश्म ईंधन आधारित माइनिंग से उत्पन्न उत्सर्जन की आंशिक क्षतिपूर्ति करता है। संस्थागत ढांचा इस पहल का नेतृत्व ड्रुक होल्डिंग एवं इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ड्रंक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड DHI द्वारा किया जा रहा है, जो भूटान का सॉवरेन वेल्थ फंड है। DHI भूटान की विद्युत उत्पादन उपयोगिता पर नियंत्रण रखता है। वर्ष 2019 से DHI ने अपने निवेश पोर्टफोलियो में क्रिप्टो करेंसी परिसंपत्तियों को शामिल करना प्रारंभ किया है। आर्थिक लाभ क्रिप्टो निवेशों के माध्यम से लाखों डॉलर का राजस्व सृजित किया गया है। प्राप्त लाभ का उपयोग 2 वर्ष तक सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु किया गया, जिससे राजकोषीय दबाव में कमी आई। विदेशी मुद्रा तरलता में वृद्धि हुई। अधिशेष जल विद्युत का मूल्य संवर्धन, रोजगार एवं कौशल विकास, युवाओं को ब्लॉकचेन एवं AI में प्रशिक्षित करने की योजना है। ब्रेन ड्रेन एवं युवा बेरोजगारी 2024 में 16.5% को कम करने का लक्ष्य है। ब्रेन ड्रेन को कम करना है। ESG आयाम भूटान का संभावना तलाश रहा है कि क्या वैश्विक कंपनियां अपने ESG लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसके ग्रीन कॉइन खरीद सकते हैं। सरलता सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH के संबंध में भूटान केवल GDP के स्थान पर GNH सूचकांक कल्याण, संधारणीयता, प्रसन्नता का
प्रसन्नता का अनुसरण करता है। ग्रीन क्रिप्टो माइनिंग भूटान के सतत विकास के दर्शन के अनुरूप है। विद्युत क्षमता की सीमाएं। जल विद्युत संभावता 33 गीगावाट। वर्तमान क्षमता लगभग 3.5 गीगावाट। लक्ष्य आगामी 10 से 15 वर्षों में 15 गीगावाट। महत्व भूटान को ग्रीन डिजिटल मुद्रा का वैश्विक केंद्र बनाने की क्षमता है। जलवायु कार्रवाई, डिजिटल अर्थव्यवस्था प्लस रोजगार सृजन का समन्वय। आरबीआई बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण की स्वीकृति। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की है। इस अधिशेष संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ECF के आधार पर अनुमोदित किया गया है। आर्थिक पूंजी ढांचा ECF एक जोखिम प्रबंधन ढांचा है जिसके माध्यम से आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 के अंतर्गत जोखिम प्रावधानों के उपयुक्त स्तर तथा लाभ या अधिशेष वितरण का निर्धारण करता है। यह ढांचा मौद्रिक नीति परिचालनों, ऋण जोखिम, बाजार उतार चढ़ाव, परिचालन लागत, विफलताओं एवं आकस्मिकताओं से उत्पन्न जोखिम को सम्मिलित करता है। उद्देश्य आरबीआई की विश्वसनीयता एवं वित्तीय स्थिरता बनाए रखने हेतु पर्याप्त वित्तीय बफर सुनिश्चित करना है। आरबीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार को पारदर्शी एवं पूर्वानुमेय अधिशेष अंतरण को सक्षम बनाना है। विकास क्रम में 2014-15 में संकल्पित तथा 2015-16 में क्रियान्वित। वर्ष 2019 में इसे विमल जालान समिति की अनुशंसा के आधार पर संशोधित किया गया है, जब आरबीआई ने इष्टतम आरक्षित स्तर को लेकर व्यापक विमर्श हुआ है। आरबीआई अधिशेष केंद्रीय बैंक की कुल आय का कुल व्यय के बीच अधिशेष को दर्शाता है, जिसमें सरकार को अंतरण किया जाता है। राजस्व का स्वरूप केंद्र के गैर राजस्व कर का हिस्सा माना जाता है। इसका प्रभाव आरबीआई के निवेश आय तथा निवेश मुद्रा फॉरेक्स संचालन से होता है। जोखिम प्रावधान, मुद्रा उतार चढ़ाव, ब्याज दर परिवर्तन एवं परिचालन अनिश्चितताओं जैसे जोखिम हेतु बफर अलग रखने के बाद ही अधिशेष का हस्तांतरण किया जाता है। हालिया अधिशेष अवधि अधिक होने का कारण है। रुपये को स्थिर रखने हेतु आरबीआई द्वारा रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा बिक्री $399 अरब डॉलर। वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि के कारण विदेशी प्रतिभूतियों पर उच्च प्रतिफल, जिससे आय में वृद्धि हुई है। आरबीआई की परिसंपत्ति संरचना। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति एफसीए कुल परिसंपत्ति का 64.4% एफसीए का प्रमुख निवेश निम्नलिखित में किया जाता है। विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास जमा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, सरकारी कोष में अधिशेष हस्तांतरण 2018-19 में 1,76,051 करोड़, 2019-20 में 57,128 करोड़, 2020-21 में 99,122 करोड़, 2021-22 में 30,307 करोड़ और 2022-23 में 87,416 करोड़, 2023-24 में 2,10,874 करोड़, 2024-25 में 2,68,590 करोड़ 590। आरबीआई की आय एवं व्यय का स्रोत। आरबीआई की आय का स्रोत ब्याज आय घरेलू एवं विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त। आरबीआई का व्यय रिवर्स रेपो की परिचालन पर। आरबीआई की आय में विदेशी मुद्रा लेन देन, विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री और आरबीआई का व्यय करेंसी मुद्रण के नोटों के मुद्रण और प्रबंधन संबंधित। आरबीआई के स्रोत में बैंकों की जमा, विदेशी केंद्रीय बैंक और
बीआईएस बीआईएस में जमाओं से प्राप्त ब्याज, आरबीआई के व्यय में स्थापना व्यय, वेतन, पेंशन, प्रशासनिक व्यय, आरबीआई के आय के स्रोत में ऋण परिचालन, एलएएफ जैसे अल्पकालिक ऋणों से प्राप्त ब्याज, आरबीआई के व्यय में प्रावधान एवं सीआरबी, आकस्मिक जोखिम बफर एवं अन्य भंडार, आरबीआई की आय के स्रोत में शुल्क एवं प्रभार, सरकारी लेनदेन एवं बॉन्ड प्रबंधन, आरबीआई का व्यय में मूल्यह्रास, भवनों, आईटी प्रणालियों एवं अवसंरचना पर सिग्नियोरेज का वह लाभ है जो सरकार को मुद्रा जारी करने पर प्राप्त होता है। यह मुद्रा के अंकित मूल्य एवं मुद्रण की लागत के बीच का अंतर के बराबर होता है। कार्यविधि: उदाहरण के लिए यदि 500 नोट की छापने में लागत 2 रुपये है तो सिग्नियोरेज 498 होगा। राजस्व का स्वरूप: सरकार के लिए गैर कर राजस्व के रूप में सिग्नियोरेज को वर्गीकृत किया जाता है। आर्थिक प्रभाव: यह सरकार के राजस्व का अपेक्षाकृत सरल स्रोत उपलब्ध कराता है। सिग्नियोरेज पर अत्यधिक निर्भरता से मुद्रास्फीति दबाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अत्यधिक मुद्रा आपूर्ति से मुद्रा का मूल्य घटता है। विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक.इन: भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों के विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक.इन तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं एनबीएफसी आदि के लिए फिन.इन डोमेन को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। बैंक.इन साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना तथा डिजिटल बैंकिंग भुगतान प्रणालियों में जन विश्वास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विशेषताएं। बैंक.इन डोमेन केवल भारतीय बैंकों के लिए आरक्षित है। वर्ष 2025 है। अप्रैल 2025 से पंजीकरण प्रारंभ। बैंकों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान बनाने का उद्देश्य है। फिन.इन डोमेन वित्तीय क्षेत्र की गैर बैंक संस्थाओं के लिए प्रस्तावित है। इसे बाद के चरण में प्रारंभ किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी में बैंकिंग प्रणालियों के विकास एवं अनुसंधान संस्थान IDRBT, जिसे नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI द्वारा इस डोमेन के लिए एकमात्र पंजीयक के रूप में अधिकृत किया गया है। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि सभी बैंक 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी वेबसाइट को अनिवार्य रूप से बैंक.इन 31 अक्टूबर 2025 तक सभी बैंक अपनी वेबसाइट के अनुरूप अनिवार्य रूप से बैंक.इन डोमेन का स्थानांतरित करें। अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक: एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन AFA, आरबीआई भारतीय निर्गत कार्डों का उपयोग कर किए जाने वाले सीमा पार कार्ड नॉट प्रेजेंट ऑनलाइन लेनदेन हेतु AFA को सक्षम करेगा। वर्तमान में AFA केवल घरेलू डिजिटल लेनदेन के लिए अनिवार्य है। यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन भुगतान में एक अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़कर धोखाधड़ी एवं साइबर जोखिम को कम करने में सहायक होगा। भारत के माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में संकट भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा है कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र अत्यधिक ऋणग्रस्तता, उच्च ब्याज दरों तथा दमनकारी वसूली प्रथाओं के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। माइक्रो फाइनेंस नाबार्ड टास्क फोर्स 1998 के अनुसार माइक्रो फाइनेंस सेवा से ग्रामीण, अर्ध शहरी एवं शहरी क्षेत्रों में गरीब वर्गों को लघु मूल्य बचत ऋण एवं अन्य
वित्तीय सेवाओं उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय एवं जीवन स्तर में सुधार हो सके। भारत में विनियामक ढांचा आरबीआई ने एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस संस्थान एनबीएफसी एमएफआई दिशा निर्देश 2022 द्वारा शामिल किया। माइक्रो फाइनेंस संस्थान एमएफआईएन एक स्व-विनियामक संगठन एसआरओ के रूप में कार्य करता है। एमएफआईएन को आरबीआई द्वारा 2014 में मान्यता प्रदान की गई थी। माइक्रो फाइनेंस के घटक में सूक्ष्म ऋण, माइक्रो क्रेडिट, निम्न आय परिवारों को प्रदान की जाने वाली लघु संपार्श्विक ऋण, मुफ्त ऋण। आरबीआई की परिभाषा के अनुसार वार्षिक आय 3 लाख तक वाले परिवारों को दिया गया ऋण सूक्ष्म ऋण की श्रेणी में आता है। सूक्ष्म बचत निर्धन वर्गों हेतु कम आय या शून्य सेवा शुल्क के साथ लघु बचत सुविधाएं, सूक्ष्म बीमा, कम प्रीमियम वाले बीमा उत्पाद जो स्वास्थ्य, फसल आपदाओं आदि को कवर करते हैं। समूह आधारित ऋण, ग्रुप लेंडिंग, लघु समूहों द्वारा संयुक्त गारंटी के आधार पर ऋण, जिससे पुनर्भुगतान अनुशासन से सुनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए संयुक्त देयता समूह जेएलजी 4 से 10 सदस्य मुख्यतः किसान या ग्रामीण श्रमिक, पारस्परिक गारंटी पर आधारित ऋण। माइक्रो फाइनेंस संस्थान एमएफआई विभिन्न आकार एवं विविध संरचनाओं वाले संगठन जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। महत्व में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण आजीविका एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन करना, गरीबी एवं सुविधा में कमी, राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को समर्थन करना। भारत में माइक्रो फाइनेंस की स्थिति में पहुँच एवं परिणाम एवं पहुँच में योगदान सूक्ष्म वित्त क्षेत्र भारत में जीवीए में लगभग 2.03% का योगदान देता है तथा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.3 करोड़ रोजगार अवसर प्रदान करता है। त्वरित वृद्धि पिछले 12 वर्षों में इस क्षेत्र में 2176% की वृद्धि हुई है। ऋण पोर्टफोलियो 17,262 करोड़ 2012 से बढ़कर 3.93 लाख करोड़ नवंबर 2024 में हो गए हैं। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप लगभग 134 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो 16.2 करोड़ परिवारों को शामिल करते हैं, जिनकी बचत 58,893 करोड़ है और बकाया ऋण 1,88,079 करोड़ मार्च 2023 के अनुसार। जीवीए में योगदान 2018-19 में लगभग 2%, 2025-26 में 2.7% से 3.5% तक पहुंचने का अनुमान है। एमएफआईएन एनसीएआर अध्ययन परिसंपत्ति गुणवत्ता सकल एनपीए लगभग 50,000 करोड़ कुल परिवहन ऋण का 13% अनुमान 2025 में अनुमानित है। क्षेत्रीय विषमताएं में भौगोलिक वितरण सूक्ष्म वित्तीय संस्थान एमएफआई देश में 723 जिलों में कार्यरत है, जिसमें 111 आकांक्षी जिले शामिल हैं। इसका कार्यक्षेत्र 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत है। शहरी ग्रामीण विभाजन कुल ऋण पोर्टफोलियो का 76% ग्रामीण क्षेत्रों में 24% शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। राज्य स्तरीय संकेंद्रण कुल ऋण पोर्टफोलियो का 82% केवल 10 राज्यों में संकेंद्रित है। शीर्ष 5 राज्य बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक एवं कुल पोर्टफोलियो का लगभग 55% के लिए उत्तरदायी है। दक्षिणी क्षेत्र का प्रभुत्व कुल ऋण वितरण में 63% औसत सेल्फ हेल्प ग्रुप ऋण आकार का 5.31 लाख ऋण संबद्धता में अंतर। अखिल भारतीय स्तर पर देश भर में लगभग 46% स्वयं सहायता समूह ऐसे हैं जो उच्च बचत व्यवस्था से तो जुड़े हैं, परंतु उन्हें औपचारिक ऋण सुविधा से अभी तक समृद्ध नहीं किया जा सका। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कर्नाटक 98%, तेलंगाना 96%, आंध्र प्रदेश 89%। भारत माइक्रो फाइनेंस के विकास 1974 में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अहमदाबाद में स्वनियोजित महिला संघ सेवा
द्वारा सेवा बैंक की स्थापना की गई। देश में पहली पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्था थी। 1974 में सेवा बैंक की स्थापना। 1980 का दशक नाबार्ड ने गरीबी उन्मूलन के एक साधन के रूप में स्वयं सहायता समूह लिंकेज मॉडल का समर्थन किया। 1980 में सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम BLP SHG BLP को पायलट स्तर पर आरंभ किया। 1992 में नाबार्ड का SHG BLP का औपचारिक शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप को बचत एवं ऋण के लिए औपचारिक बैंक प्रणाली से जोड़ा गया। इसके संस्थागत माइक्रो फाइनेंस की ओर से एक निर्णायक परिवर्तन हुआ। 2004 में RBI ने माइक्रो फाइनेंस ऋण को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL के अंतर्गत शामिल किया और MFI को वित्तीय समावेशन के साधन के रूप में मान्यता दी, जिससे इस क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा मिला। 2010 में आंध्र प्रदेश संकट, जो अत्यधिक ऋण वितरण, उच्च ब्याज दरों, दमनकारी वसूली प्रथाओं के कारण उत्पन्न हुआ, के पश्चात RBI द्वारा एक विनियमन ढांचा निर्मित किया गया। मालेगांव समिति 2011 के अनुसार 2014-15 में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क MFIN और साधन 2015 में RBI द्वारा स्वनियामक संगठन SRO के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारत माइक्रो फाइनेंस से संबंधित प्रमुख समितियों में रंगराजन समिति, वित्तीय समावेशन 2008 वित्तीय समावेशन के विस्तार में माइक्रो फाइनेंस की भूमिका पर विशेष बल दिया गया। सुभेद्यता एवं निम्न आय वर्गों के लिए ऋण तक पहुँच को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया है। YH मालेगांव समिति 2011 आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस संकट 2010 के बाद RBI द्वारा गठित YH मालेगांव समिति 2011 माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में विनियामकी अंतराल, उधारकर्ताओं का शोषण और अधिक ऋण वितरण की जांच की गई। माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं MFI के लिए एक सुदृढ़ और व्यापक नियामक ढांचे की आधारशिला रखी। माइक्रो फाइनेंस संकट को दूर करने के लिए सरकार और RBI के उपाय में सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 नाबार्ड द्वारा प्रारंभ किया गया। बैंकों को स्वयं सहायता समूहों के लिए बचत खाते खोलने, ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया गया। बैंक सखी प्रशिक्षित सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य बैंकिंग सेवाओं में मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं। माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड MFDEF 2006 नाबार्ड द्वारा स्थापित माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं MFI में वित्तीय आधार को सुदृढ़ करने हेतु क्विजी इक्विटी, क्वासी इक्विटी और अधीनस्थ ऋण सबऑर्डिनेट डेब्ट उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करती है। ई-शक्ति कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप अभिलेखों का डिजिटलीकरण, पारदर्शिता को बढ़ाना और सेल्फ हेल्प ग्रुप को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के साथ जोड़ना है। PM स्वनिधि योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। लगभग 50 लाख ऋणी विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक बिना गिरवी वाला कार्यशील पूंजी का ऋण प्रदान करता है। RBI के विनियामक उपाय में NBFC MFI का सृजन 2011 में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए एक पृथक श्रेणी का गठन किया गया, जिसमें उधारकर्ता केंद्रित प्रथाओं पर विशेष बल दिया गया, जैसे उधारकर्ता की कुल देनदारी पर सीमा निर्णायक तथा पारदर्शी मूल्य निर्धारण। माइक्रो फाइनेंस दिशा निर्देश 2022 सभी माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए सामान्य घरेलू आय सीमा 3 लाख है। NBFC MFI के लिए न्यूनतम 75% परिसंपत्तियां माइक्रो फाइनेंस ऋणों में बनाए रखना अनिवार्य है। अन्य NBFC को माइक्रो फाइनेंस में 25% तक परिसंपत्तियों रखने की अनुमति, पूर्व में 10%। पर्यवेक्षणात्मक उपाय में बहु-ऋण वितरण एवं ऋण एवरग्रीनिंग पर अंकुश लगाने हेतु समय समय पर परामर्श जारी किए गए। उधारकर्ता की देनदारी तथा प्रणालीगत जोखिम की निगरानी के लिए क्रेडिट सूचना परिसंपत्ति CSI की रियल टाइम रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई।